हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये स्पेसिफिक टॉपिक पर अगला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय महिला आयोग पर पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एमपीपीएससी 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में अदर स्टेट की जो पीएससी होती हैं उसमें भी इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो लगातार मेरी इस स्पेसिफिक टॉपिक पर जो एमसीक्यू चल रही है उसको जरूर देखें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी करें, साथ में वीडियो को शेयर भी करें। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय महिला आयोग, उस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। और ये नए सिलेबस जो कि एमपीपीएससी का है उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें। सारे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम्स में जरूर से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप लगातार देखिए और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रखें ऑल का जो रेडियो बटन है वो आपको क्लिक करना है, देन आपको सब्सक्राइब का जो बटन है वो क्लिक करना है। तो उससे आपको सारे वीडियोज के नोटिफिकेशंस मिलेंगे जो भी मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ये वीडियो जिसमें कि मैंने स्पेसिफिक टॉपिक राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है ना, नेशनल वुमेन्स कमीशंस के बारे में पूरे क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, टोटल 22 क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर भी कीजिएगा। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 30 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1991, 31 जनवरी 1992 या फिर 31 जनवरी 1990। तो चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। और ये 1990 का जो अधिनियम है उसके अनुसार इसका गठन किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 उसके अनुसार इसका गठन किया गया और ये गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 को। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। राष्ट्रीय महिला आयोग एक है, क्या है राष्ट्रीय महिला आयोग? सांवैधानिक संस्था, सांवेदिक संस्था, एक स्वतंत्र संस्था या फिर सलाहकारी संस्था? तो इसमें से सही कूट चुनने हैं अपने को कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है, ठीक है ना। पहला चौथा, पहला तीसरा, दूसरा चौथा या फिर केवल चौथा? इसका सही उत्तर है सा। दूसरा और चौथा जो विकल्प है वो बिल्कुल सही विकल्प है, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक, सॉरी ये मैंने ऊपर वाला क्लिक कर दिया, दूसरा और चौथा है। तो ये है एक सांवैधिक संस्था और सलाहकारी संस्था, ठीक है ना। ये दोनों ही विकल्प इसके सही हैं क्योंकि इसमें जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को कोई इसमें बाध्यता नहीं होती, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सलाह मानना केंद्रीय सरकार की कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है ना। केंद्र सरकार इनकी सलाह मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक सांवैधिक संस्था है और सलाहकारी, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्र सरकार को सलाह दे सकती है और उस सलाह को केंद्र सरकार को मानना नहीं मानना ये केंद्र सरकार की स्वयं की जिम्मेदारी पर निर्भर करता है कि वो उसको माने या ना माने। इसलिए ये इसके दूसरा और चौथा विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये मैंने पहले प्रश्न में आपको बता दिया है कि किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। तो इसका कौन सा विकल्प सही है? इसका आ विकल्प बिल्कुल सही है। मैंने पहले ही बताया था राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इस राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया था। और मैंने आपको पहले बताया ये कब हुआ था, उस विकल्प में ही वो मौजूद था। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? ये आपको बताना है, कौन है नहीं, कौन थी। वी मोहिनी गिरी, गिरिजा व्यास, जयंती पटनायक या फिर ममता शर्मा? तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका जो सही विकल्प है वो है जयंती पटनायक। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और अभी वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो वो है रेखा शर्मा। तो ये भी आपको बिल्कुल
याद होना चाहिए। रेखा शर्मा वर्तमान की ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और सबसे प्रथम अध्यक्ष रही थी जयंती पटनायक। ठीक है, ये आ गया अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये मैं अभी आपको बता चुका हूं, तो ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल आप इसका विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें विकल्प में दिया हुआ है रेखा शर्मा, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, इनमें से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं? जयंती पटनायक, विभा पार्थ सारथी, गिरिजा व्यास या फिर ममता शर्मा? तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है जो कि लगातार 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं? तो वो है गिरिजा व्यास। तो इसका ये सही विकल्प है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कलकत्ता, भुवनेश्वर या फिर मुंबई? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय महिला आयोग के कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यानी कि टोटल मेंबर्स इसमें कितने होते हैं? अध्यक्ष समेत 3, अध्यक्ष समेत 5, अध्यक्ष समेत 7 या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा विकल्प सही है? तो वो है सा, यानी कि इसमें अध्यक्ष को मिलाकर कुल 7 मेंबर होते हैं, यानी कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, टोटल 7 सदस्यों की ये टीम होती है। और इसमें एक जो सचिव होता है, इसमें जो सेक्रेटरी होता है वो आईएएस होता है, आईएएस स्तर का इसमें एक सदस्य होता है जो कि सचिव होता है, वो आईएएस स्तर का होता है। तो टोटल कितने मेंबर हो गए इसमें? 7, जो कि इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्यों का प्रावधान है? 1, 2, 3 या फिर 4? कितने सदस्य होते हैं? तो कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो इसका विकल्प जो है वो बा बिल्कुल सही विकल्प है। इसमें एक जो सदस्य होता है वो अनुसूचित जाति का होता है, दूसरा सदस्य जो होता है वो अनुसूचित जनजाति का होता है। जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया, इसमें 1 + 6 यानी कि टोटल 7 सदस्य होते हैं। इसमें एक जो पहला होता है वो अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, जो मैं आपको बता चुका हूं। और 6 जो होते हैं उसमें से एक जो होता है वो सचिव होता है जो कि आईएएस लेवल का होता है, और बाकी के होते हैं 5 लोग बचे। तो 5 में से 2 जो होते हैं वो एक अनुसूचित जाति का और एक अनुसूचित जनजाति का होता है, बाकी के 3 जो होते हैं वो अन्य सदस्य होते हैं इसमें। तो टोटल मिला के ये हो गए 7। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग का क्रम कौन से क्रम का है? मतलब कौन से क्रम की अध्यक्ष हैं? 7वां, 9वां, 8वां या फिर 10वां? तो कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? तो इसमें से जो सही विकल्प है वो है बा, सॉरी सा है इसमें 9वें विकल्प का, ठीक है ना, इसमें ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है ना, तो सा इसका सही है। तो अभी जो क्रम चल रहा है वो 9वां चल रहा है, यानी कि जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो 9वें क्रम की अध्यक्ष हैं, जो कि हैं कौन? रेखा शर्मा। ठीक है ना, ये पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऑल आर आईएमपी क्वेश्चंस, इसमें से प्रश्न अवश्य बनेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो देख रहे हैं आप तो वीडियो में लाइक बटन जरूर प्रेस करते जाइएगा। साथ ही साथ में आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य सभी परीक्षार्थी जो कि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, वो भी इसको ज्यादा से ज्यादा देख पाए और इन सभी क्वेश्चंस को वो अच्छे से तैयार कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं
और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विथ डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, इन विकल्पों में से अपन को चुनना है। 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष से अधिक आयु वाले आयु तक, या फिर 6 वर्ष या फिर 60 वर्ष तक की आयु तक, 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु तक, या फिर 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु तक। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सा विकल्प बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसमें जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्षों का होता है। 3 वर्ष अगर इनके पूरे हो जाते हैं तो इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, या फिर इनकी उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाती है तो इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। और ये एक सांविधिक संस्था है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, सांविधिक संस्था है ये। और इस कारण से
इसमें ये 3 वर्ष का कार्यकाल जो दिया हुआ है ये क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है और ये सिर्फ सलाह दे सकता है। ठीक है, ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में आपको क्लियर कर चुका हूं। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा, यानी कि इनको जो पद ग्रहण दिया जाता है, इनको अपॉइंट किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के अधिनियम के द्वारा, केंद्र सरकार इनको नियुक्त करती है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा ये पूरा के पूरे जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनकी नियुक्ति होती है। तो इसका विकल्प जो सा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, लीजिए अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं सदस्य की इनमें से क्या योग्यता नहीं होनी चाहिए? ठीक है ना, योग्यता सॉरी होनी चाहिए, नहीं है, ये होनी चाहिए। इसमें से क्या योग्यता होनी चाहिए जिससे कि वो अध्यक्ष और सदस्य बन सके? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, महिलाओं के स्वैच्छिक संस्थान प्रशासन आर्थिक विकास का अनुभव होना चाहिए, या फिर दूसरा स्वास्थ्य शिक्षा और समाज कल्याण का उनको अनुभव होना चाहिए, या फिर महिलाओं के लिए उद्यमिता प्रबंधन आवश्यक है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, या फिर सभी जितने भी कथन ऊपर के दिए हैं वो सत्य हैं? तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो डी है वो सही उत्तर है। ठीक है ना, यानी कि ये तीनों के तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं। ऑल दी 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है ना, ये तीनों की तीनों का जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये बिल्कुल खरे हैं और ये ही फॉलो होते हैं जब कोई अध्यक्ष या फिर सदस्य की नियुक्ति होती है। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से निष्कासित करने में क्या प्रावधान इसमें से हैं? कौन कौन से प्रावधान है जिससे कि उनको पद से निष्कासित किया जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, दिवालिया हो, पद का दुरुपयोग हो, कार्य करने में असमर्थ हो, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता हो उसमें, या फिर किसी अपराध के कारण उसको कारावास हो गया हो, जेल हो गई हो। ठीक है, या फिर लाभ का पद पर हो वो, या फिर आयोग से बिना इजाजत से लगातार 3 अधिवेशनों में अनुपस्थित हो, यानी कि लगातार जो अधिवेशन होते हैं उसमें उनकी अनुपस्थिति हो। तो इसमें से कौन सा कूट है जो कि सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, या फिर चौथा? तो कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? तो इसमें से जो सही विकल्प है वो सा विकल्प बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें से कौन कौन से कूट सही हैं? एक तो दिवालिया हो, ठीक है ना, दूसरा पद का दुरुपयोग अगर वो करता हो, या फिर तीसरा कार्य करने में वो असमर्थ हो, है ना, और उसके बाद में कौन सा, किसी अपराध के कारण उसको कारावास हो गया हो, और सातवां आयोग के बिना इजाजत के लगातार 3 अधिवेशनों में वो अनुपस्थित रहा हो। यानी कि ये पांचों के पांचों जो कूट हैं, अगर इस पर वो खरा उतरता है तो उसको पद से निष्कासित करने का प्रावधान इसमें किया गया है। किसी एक पर भी वो अगर खरा उतरता है और किस पर ही लागू होता है तो वो उसको पद से निकाला जा सकता है। जरूरी नहीं कि पांचों एक साथ हो, किसी एक पर भी वो होता है तो ये लागू होता है, उसको पद से निकाला जा सकता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते चलें, जो भी देख रहे हैं सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है वीडियो का लाइक बटन साथ में दबाते जाएं और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करते जाएं। इसका लिंक लें और इसको अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, किस मौलिक अधिकार में महिलाओं के लिए उपबंध है? कौन सा उपबंध? ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो कौन सा ऐसा उपबंध है, किसमें है, कौन से अनुच्छेद के तहत ये लिखा गया है? अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 51 का, आर्टिकल 51 खा, गा, या फिर णा? तो किसके अंतर्गत ये उपबंध लिखा गया है, किस आर्टिकल में? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आ, आर्टिकल 51 का के तहत ये उपबंध लिखा गया है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, किस आर्टिकल में प्रसूति सहायता के लिए उपबंध की बात कही गई है? किस आर्टिकल में?
अनुच्छेद 41, आर्टिकल 41, आर्टिकल 21, आर्टिकल 42 या फिर आर्टिकल 47। तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आर्टिकल 42। ठीक है ना। इस आर्टिकल में ये बात कही गई है जिसमें कि एक प्रसूति वाली यानी कि एक जिस महिला को डिलीवरी होने वाली है, ठीक है ना, बच्चे को जन्म देने वाली है, उसको सहायता करने का इसमें उपबंध, इसमें प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न आ गया, किस आर्टिकल के तहत राज्य सरकार का कर्तव्य पोषाहार स्तर को बढ़ाने हेतु प्रबंध प्रावधान किया गया है? ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प कौन सा है ये अपने को बताना है। आ, मूल अधिकार अनुच्छेद 21 या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो आर्टिकल 47 है उसके तहत, या फिर मौलिक कर्तव्य जो कि आर्टिकल 51 टी में है, या फिर सभी जगह इसका प्रावधान किया गया है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है बा, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें जो आर्टिकल 47 है उसके तहत राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो पोषण स्तर को बढ़ाने हेतु प्रबंध और प्रावधान करे। ठीक है। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, संविधान के किन चुनाव में महिलाओं को 1/3 यानी कि 1/3 जो रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है वो किसके तहत दिया गया है? या आपका ऑप्शन है आपके सामने, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव में, राज्य विधानमंडल के चुनाव में, स्थानीय निकायों में, या फिर सभी जगह पर इसका प्रावधान किया गया है आरक्षणों में, आरक्षण है सभी जगह का। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है द, स्थानीय निकायों में। जो स्थानीय निकाय हैं उसमें 1/3 जो सीट होती है, यानी कि 1/3 कितना हो गया, मतलब कि एक भाग का जो तीसरा हिस्सा है, ठीक है ना, तीसरा जो हिस्सा है उसमें महिलाओं के लिए इसमें आरक्षण का प्रावधान है। और ये किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो ये आर्टिकल जो है अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 240 के तहत महिलाओं को इसमें आरक्षण की बात कही गई है। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया? ये पिछले प्रश्न से ही जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन आपके सामने है, इन विकल्पों में से आप आराम से चुन सकते हैं। मैंने पिछले ही प्रश्न में आपको बताया कि वो आर्टिकल 243 के तहत, ठीक है ना, ये महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान है, जो कि स्थानीय जो निकाय के चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय यानी कि नगर निगम और जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें 1/3 रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1990 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1991 में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही विकल्प है वर्ष 1990 में राष्ट्रीय महिला कोष जो है उसकी स्थापना की गई थी। और ये राष्ट्रीय महिला जो अधिनियम है 1990 उसके तहत इस कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, ये मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग से संबंध है। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एमपीपीएससी के जितने भी विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हो सकता है ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बाकी के विकल्प भी सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? 21 मार्च 1998 में इसकी स्थापना की गई थी, या 22 मार्च 1988, 23 मार्च 1998, या फिर 24 मार्च 1998? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? कब की गई थी मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना? तो इसमें से जो सा विकल्प है ये बिल्कुल सही है, यानी कि 23 मार्च 1998 में मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। लीजिए अगला प्रश्न आ गया 22वां, और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को, संसद को, केंद्र सरकार को, या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है केंद्र सरकार को ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग को केंद्र सरकार ही गठित करती है।
तो इसकी जो जिम्मेदारी बनती है वो केंद्र सरकार के प्रति बनती है, इसलिए ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को ही सौंपता है। अगर कोई भी आयोग है वो अगर राष्ट्रपति के द्वारा उसको गठन करता है तो वो अपनी जितनी भी वार्षिक रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत करता है। जिस तरीके के अभी राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो केंद्र सरकार करती है, इसलिए उसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी होती है वो केंद्र सरकार के प्रति होती है। इसलिए वार्षिक जितनी भी रिपोर्ट होती है वो केंद्र सरकार को ही प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो ये थे पूरे 22 प्रश्न जो कि मैंने आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य करें, साथ ही साथ में मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें जितने भी विद्यार्थी दे रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें जिससे कि अन्य जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि एमपीपीएससी और जितनी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए महिला आयोग जितने भी आयोग के मैं प्रश्न कर रहा हूँ, स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चंस अवश्य बनेंगे, तो वो सभी विद्यार्थी भी इन सभी वीडियो को देख पाए। लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको जितने भी मैं वीडियोज बनाऊंगा, ठीक है ना, उन सभी के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ऑल का रेडियो बटन दबाने के बाद में ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगला फिर स्पेसिफिक टॉपिक पर लेकर आपको वीडियो मिलेगा अगली सुबह, अगले दिन आपको वो अगला टॉपिक मिलेगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।